हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू ईटूज इंडिया। और हमारी क्लास में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों, अभी तक कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, इसमें फटाफट से एक बार इस पे नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने क्लियर कर लिए अभी तक। तो अभी तक हमने नर जननांग, पुंकेसर की संरचना के बारे में देख लिया है। हमने देखा कि लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है। ये मुख्य टॉपिक है, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो नर जननांग, पुंकेसर की संरचना, आंतरिक संरचना और उसकी भित्तियों के बारे में हमने देख लिया, उसके कार्य के बारे में देख चुके हैं। लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया। हमने परागकण का स्फुटन किस प्रकार होता है ये भी देख लिया है। हमने परागकण की संरचना भी देख ली है कि परागकण की संरचना कैसी होती है। बच्चों, इसके बाद में, परागकण की संरचना के बाद में, हमने शुरू किया था कि नर युग्मक जनन किस प्रकार से होता है। नर युग्मक जनन हमारा जो पिछली क्लास का टॉपिक था वो था नर युग्मक जनन। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आप ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें 2 पॉइंट बिल्कुल याद रखना। आप पूरी बॉटनी पढ़ लो, पूरी बॉटनी में आपको 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है? युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। मैं आपको बार बार इस बात को बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरी क्लास में अटेंड कर रहे हो, तो आपको 2 चीज़ों के बारे में मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो पादप है वह 2 अवस्थाओं में रहता है, एक बीजाणुद्भिद अवस्था और दूसरी युग्मकोद्भिद अवस्था। ये आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बीजाणुद्भिद अवस्था, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है और मैं बार बार इस पे जोर दे रही हूँ। बीजाणुद्भिद अवस्था को हम स्पोरोफाइट कहते हैं और ये हमेशा द्विगुणित अवस्था में होती है। इसकी गुणिता हमेशा द्विगुणित होती है। ये 2n होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे आप आपके दिमाग में बिठा लीजिए कि जो बीजाणुद्भिद होता है वो हमेशा 2n होता है। और बीजाणुद्भिद अवस्था में जब पादप होता है तो उसके अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, उसका पुष्प है, ये सारी चीजें कौन सी अवस्था में होती है? बीजाणुद्भिद अवस्था में होती है। और दूसरी अवस्था है युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था को हम क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। ये आपको ध्यान रखना है, युग्मकोद्भिद अवस्था को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। और इसकी गुणिता हमेशा कैसी होती है? n। ये हमेशा कैसा होता है? अगुणित। क्या ये आपको समझ में आ गया? युग्मकोद्भिद में हमेशा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद में हमेशा युग्मक उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि बीजाणुद्भिद क्या है, युग्मकोद्भिद क्या है, हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको एक सिंपल सी मेरी बात याद रखनी है कि जैसे आप हमारा एग्जाम्पल ले लो, हम लोग हैं तो ये हमारा शरीर क्या है? बीजाणुद्भिद है। लेकिन हमारे शरीर में नर जननांग है, मादा जननांग है, ठीक है? तो नर जननांग के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु। मादा जननांग के अंदर क्या बनते हैं? अंड कोशिका। तो जो हमारा शरीर है और जो हमारे नर जननांग हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? बीजाणुद्भिद। आप ऐसा मान के चलो कि ये बीजाणुद्भिद है।
और जब उसमें शुक्राणु कोशिका और अंड कोशिका बन जाती हैं तो शुक्राणु और अंड कोशिका क्या है, यह युग्मकोद्भिद है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ के चलिए। यहां तक आपको कंप्लीट हुआ। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए ध्यान रखना है बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने देखा नर पुंकेसर, ये कौन सी अवस्था है, बीजाणुद्भिद अवस्था है। लघु बीजाणु जनन में हमने किसका निर्माण किया, लघु बीजाणु का निर्माण किया। तो भैया लघु बीजाणु कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है लघु बीजाणु, ये एन है। ये क्या है, एन है। ये कौन सा है, युग्मकोद्भिद है। परागकण क्या है, युग्मकोद्भिद है। हालांकि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, लेकिन युग्मकोद्भिद ही तो बनेगा आगे जाके। और परागकण क्या है, ये भी युग्मकोद्भिद अवस्था है। और अब हम देख रहे हैं नर युग्मक जनन, मतलब युग्मकोद्भिद के अंदर युग्मक का निर्माण। बच्चों अभी तक मैं आपको ये बता चुकी हूं कि नर युग्मक जनन में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये पिछली क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं और अब हम दोबारा इसको स्टार्ट कर रहे हैं, नर युग्मक जनन को। और नर युग्मक जनन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, क्या पैटर्न क्वेश्चंस का रहता है। तो हमने शुरुआत की थी नर युग्मक जनन से। इसे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन भी कह सकते हैं। नर युग्मक जनन, और इसे क्या कह सकते हैं, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, या इसे क्या कह सकते हैं, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। क्या कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, डेवलपमेंट। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि लघु बीजाणु कोशिका जो होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, शुरुआत से बता रही हूं मैं आपको, इसमें एक और जोड़ देती हूं मैं यहाँ पे, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन भी मैं इसमें ऐड कर रही हूं ताकि स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक आप सारी सीक्वेंस को अच्छे से देख पाओ, आप खुद उसको समझ पाओ कि ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका है या पराग मात्र कोशिका है, हमने यही देखा ना। हमने देखा कि शुरुआत में ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर पराग मात्र कोशिका। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद में इसमें क्या बनेगा, लघु बीजाणु चतुष्क, जिसमें कितनी लघु बीजाणु बने हैं, 4 लघु बीजाणु बने हैं। तो ये किसका निर्माण हुआ, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हुआ है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हुआ है। और इसमें कितने लघु बीजाणु हैं, 4 लघु बीजाणु हैं, 4 लघु बीजाणु हैं। बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, बाद में ये कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, ये 4 लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। और इनके ऊपर किसका निर्माण होगा, एग्जाइन का निर्माण होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पराग कण, इसे क्या बोलेंगे, पराग कण। तो जब आपके लघु बीजाणु या पराग कण परिपक्व हो जाते हैं तब उस पे बाह्य चोल या एग्जाइन का निर्माण होता है। यहां तक तो आपको क्लियर था, ठीक। तो ये लघु बीजाणु बन गए, ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया, लघु बीजाणु बना दिए, लघु बीजाणु, या क्या बोल सकते हैं, या पराग कण, पराग कण। और अभी ये पराग कण कहाँ उपस्थित है, पराग
कोश में। अभी ये परागकण कहाँ उपस्थित है? पराग कोश में ही उपस्थित हैं। चाहो तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अभी यह परागकण कहाँ उपस्थित है? पराग कोश में ही उपस्थित हैं। आगे जाकर इन सभी में होगा, इन सभी में आगे जाके क्या होगा? विकास होगा, इसका परिवर्धन होगा, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? नर युग्मक जनन। तो कल की क्लास में मैंने बताया कि यह जो परागकण है, किसी एक को ले लेते हैं, सपोज मैंने इसको ले लिया, ठीक है, किसी एक को हम ले लेते हैं और उसका परिवर्धन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लघु बीजाणु की बात कर रही हूँ। ये एक लघु बीजाणु है, एक लघु बीजाणु या परागकण है, ये एक परागकण है और इसके अंदर ये केंद्रक है और इसमें कोशिका द्रव्य है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। और कौन सा? असमान। इसमें कौन सा समसूत्री विभाजन होता है? असमान समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? असमान समसूत्री विभाजन। तो जब इसमें असमान समसूत्री विभाजन होता है तो इस कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण होता है। एक केंद्रक बड़ा होता है और एक केंद्रक छोटा होता है। दिख रहा है आपको? एक केंद्रक बड़ा है, एक केंद्रक छोटा है। आगे चलेंगे, आगे क्या होगा आप बताते जाओ। आपने तो पढ़ा हुआ है कल, आपने पढ़ा है कल, तो आगे आप बताते जाओ कि अब यहाँ पे जब असमान समसूत्री विभाजन हुआ, और यह असमान समसूत्री विभाजन सिर्फ क्या है? केंद्रक विभाजन है। केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है। यहाँ पे सिर्फ किसका विभाजन हुआ है? केंद्रक का विभाजन हुआ है। तो जब यहाँ पे केंद्रक का विभाजन होता है तो एक बड़ा केंद्रक दिखाई दे रहा है आपको और एक छोटा केंद्रक दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। अब यहाँ पे क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। अब यहाँ पे होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। जब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा तो वो भी कैसा होगा? असमान। तो असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और यहाँ पर दो असमान कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। दो असमान कोशिकाएं बन जाएगी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। इनके नाम बताइए, इनके नाम क्या होंगे? इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम है कायिक केंद्रक, इसका नाम है कायिक केंद्रक या नाल केंद्रक या फिर नलिका केंद्रक, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे कायिक केंद्रक, नाल केंद्रक, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जनन केंद्रक। इसका नाम क्या है? जनन केंद्रक। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? जो कोशिकाएं बनी हैं कोशिका द्रव्य के विभाजन के पश्चात, इसे हम क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। इसे हम क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। इसे कहेंगे कायिक कोशिका। और नीचे वाली कोशिका को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा जनन कोशिका। इसे कहा जाएगा जनन कोशिका। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो जनन कोशिका है, यह जनन कोशिका की कोशिका भित्ति इस कायिक कोशिका की कोशिका भित्ति से अलग होना शुरू हो जाती है। जनन कोशिका की कोशिका भित्ति जो आपकी कायिक कोशिका की भित्ति है उससे अलग होना शुरू हो जाती है और यह कायिक कोशिका के अंदर आ जाती है। और इस कायिक कोशिका के अंदर आकर यह तैरने लगती है और फ्लोट करने लगती है और यह कृमि रूपी जैसी दिखाई देती है। तो मैं बताती हूँ आपको आगे कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये इस कोशिका में ये कायिक कोशिका सबसे बड़ी है, कायिक कोशिका, और यहाँ पर ये कायिक केंद्रक है और ये है आपकी जनन केंद्रक।
जनन कोशिका इसको बोलेंगे, जनन कोशिका। तो देख रहे हैं आप कि ये जनन कोशिका है, यह यहाँ से अलग हो चुकी है और यहाँ से अलग होकर कृमि रूपी या फिर ऐसा कह सकते हैं स्पिंडल शेप, क्या बोल सकते हैं, स्पिंडल शेप जैसी दिखाई दे रही है। और बाद में यह कोशिका कायिक कोशिका के अंदर तैरना शुरू कर देती है। तो कैसी संरचना इसकी दिखाई देती है, इस प्रकार से। अब आपके कायिक कोशिका के अंदर कौन सी कोशिका आ गई है, ये तो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका का केंद्रक है और यहाँ पे इसके अंदर ये है कृमि रूपी जनन कोशिका, कृमि रूपी जनन कोशिका। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, यह चल रहा है परागकण का परिवर्धन, या इसे युग्मकोद्भिद का परिवर्धन भी कह सकते हैं। युग्मकोद्भिद क्या है, एक ऐसा शरीर जिसके अंदर युग्मक उपस्थित होंगे। तो युग्मक अभी बने नहीं है, युग्मक अब बनेंगे। तो वह युग्मक किस में बनेंगे, इस परागकण के अंदर बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो परागकण का परिवर्धन हो रहा है या फिर नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन हो रहा है, तो यह जो परिवर्धन है, यह परिवर्धन अभी परागकोश के अंदर ही है। और यह परिवर्धन जब परागकोश के अंदर चल रहा है तो यहाँ पर इस परागकण को आंशिक परिवर्धित युग्मकोद्भिद कहा जाता है, युग्मकोद्भिद कहा जाता है। कौन सी अवस्था में, दो कोशिकीय अवस्था में। दो कोशिकाएं कौन कौन सी दिखाई दे रही है, एक कायिक कोशिका, ये पूरी कायिक कोशिका है, ये पूरी की पूरी कायिक कोशिका है। और जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है कृमि रूपी, ये जनन कोशिकाएं हैं। तो दो कोशिकीय अवस्था में इसे क्या कहा जाता है, आंशिक रूप से परिवर्धित युग्मकोद्भिद। और ये सारी संरचनाएं हमने परागकण से पहले की देखी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी संरचनाएं कैसी हैं, परागण से पहले की। तो ये पूरी घटना यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो घटना है वह परागण से पहले की घटना है। ये पूरी की पूरी घटना कैसी है, परागण पूर्व घटना या परिवर्धन। परागण से पहले जो परिवर्धन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, परागण पूर्व घटना। और अब आप देखो कि इसे आंशिक परिवर्धित युग्मकोद्भिद के अलावा इसे परिपक्व परागकण भी कहा जाता है। परिपक्व परागकण इसे कहते हैं परिपक्व परागकण। कहने का मतलब कि परागकण परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, और यह परागकण जब मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो इस परागकण का अब क्या होगा, परागण। परागण का मतलब कि परागकोश से परागकणों का निकलकर कहाँ आना, वर्तिकाग्र पर आना। ये वर्तिकाग्र है। तो इस वर्तिकाग्र से, ये जो वर्तिकाग्र है, यहाँ पर इस परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र पर आना ही क्या है, परागण है। परागण या फिर प्रकीर्णन। ये आपको समझ में आया। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, परिपक्व परागकण। इसीलिए इसको क्या कहा है हमने, परिपक्व परागकण। इतना आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए, अब क्या होगा, परागण होगा। और जब परागण होगा तो यह परिपक्व परागकण कहाँ आ जाएगा, वर्तिकाग्र पर। अब क्या होगा, परागण। अब जब परागण होगा तो परागण होने पर यह आपका परागकण कहाँ आ जाएगा, वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र है और इस पर क्या आ गया आपका, परागकण।
ये देखिए, और इसमें ये कायिक कोशिका और ये जनन कोशिका दिखाई दे रही है आपको, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब क्या होगा, जब आपका पराग कण कहां आ गया, वर्तिकाग्र पर आ गया, तो अब इसका परिवर्धन कहां होगा, वर्तिकाग्र पर। कहां होगा, वर्तिकाग्र पर। और ये क्या है, आंशिक परिवर्धित युग्मकोद्भिद है, मतलब यह युग्मकोद्भिद है। और अब यह युग्मकोद्भिद किस पर निर्भर है, वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र क्या है, बीजाणुद्भिद। वर्तिकाग्र क्या है, बीजाणुद्भिद। वर्तिकाग्र क्या है, बीजाणुद्भिद। तो यह युग्मकोद्भिद आंशिक विकसित युग्मकोद्भिद अपने विकास के लिए किस पर निर्भर है, बीजाणुद्भिद पर निर्भर है। आंशिक विकसित युग्मकोद्भिद अपने परिवर्धन के लिए किस पर निर्भर है, बीजाणुद्भिद पर, क्योंकि वर्तिकाग्र क्या है, बीजाणुद्भिद है। तो आप ये ध्यान रखना कि आवृत बीजी पादपों में जो युग्मकोद्भिद होता है, यह युग्मकोद्भिद वह किस पर निर्भर होता है, बीजाणुद्भिद पर निर्भर होता है अपने परिवर्धन के लिए। अपने विकास के लिए किस पर निर्भर होता है, बीजाणुद्भिद पर निर्भर होता है। क्यों, क्योंकि इससे पहले ये कहां था, इससे पहले था ये पराग कोश के अंदर। तो पराग कोश या पुंकेसर भी क्या है, बीजाणुद्भिद है। तो अभी तक ये कहां था, बीजाणुद्भिद के अंदर ही था, और अब वापस कहां पे आ गया, वर्तिकाग्र के ऊपर आ गया, बीजाणुद्भिद के ऊपर आ गया। तो यह अपने परिवर्धन, अपने पोषण, अपने विकास के लिए किस पर निर्भर है, बीजाणुद्भिद पर निर्भर है। इतना क्लियर है आपको। ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि आवृत बीजी पादपों में जो युग्मकोद्भिद होता है वह निर्भर होता है किसी और के ऊपर, या फिर वह अपना भोजन या विकास स्वयं कर सकता है। ठीक है, वह परपोषी होता है या स्वयं पोषी होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वह परपोषी है। वह अपने पोषण के लिए किस पर निर्भर है, बीजाणुद्भिद पर निर्भर है। आगे चलते हैं कि जब यह युग्मकोद्भिद इस बीजाणुद्भिद पर आता है, वर्तिकाग्र पर आता है, इस वर्तिकाग्र पर आता है, यह वर्तिकाग्र है, तो इस वर्तिकाग्र पर आएगा। वर्तिकाग्र। तो जब ये वर्तिकाग्र पर आएगा तो वर्तिकाग्र में उपस्थित पोषक तत्व, आर्द्रता एवं खनिज लवणों को ये अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के कारण इसके कोशिका द्रव्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जब इसके कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है तो इसके आंतरिक स्तर पर दबाव पड़ता है और उससे पराग नलिका का निर्माण हो जाता है। कैसे हो जाता है, एक और चीज ध्यान रखनी है कि यह आंशिक परिवर्धित या परिपक्व परागकण है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें क्या बना दूंगी, इसमें मैं यहाँ पर बाह्य चोल भी बना दूंगी। ये ध्यान रखना कि इसमें अब मैंने क्या बना दिया, बाह्य चोल। बाह्य चोल बना दिया, इसका मतलब कि यह क्या है, परागण के लिए तैयार है। बाह्य चोल बन गया, स्पोरोपोलिन का बना है ना बाह्य चोल, याद है आपको। और ये भी ध्यान रखना कि स्पोरोपोलिन के आधार पर ही इनकी अलग अलग परागण की अलग अलग संरचना होती है, और इनकी जो विशेषता है स्पोरोपोलिन के आधार पर इसे वर्गीकरण में भी इसकी उपयोगिता होती है। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं आगे हम देखेंगे कि अब जब ये यहाँ पे आ गया तो आगे चलकर इसका जो अंतः चोल होता है, ये इसका अंतः चोल है और ये इसका बाह्य चोल है।
और जहां बाह्य चोल नहीं है वहां पर पराग नलिका है। जहां बाह्य चोल नहीं है वहां क्या है, पराग नलिका वहीं से निकलेगी। जहां बाह्य चोल नहीं है वहां पे जनन छिद्र है, वहां पे क्या है, जनन छिद्र है। तो इसमें 3 जनन छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 जनन छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं। और यह इसकी कायिक कोशिका है और कायिक कोशिका के अंदर क्या है, जनन कोशिका। कायिक कोशिका के अंदर उपस्थित है जनन कोशिका। अब आपको पता है कि अंतःचोल में क्या हो रहा है, अंतःचोल पे दबाव पड़ रहा है। अंतःचोल पर दबाव होने के कारण यहां से पराग नलिका निकल आती है। ये देखिए, ये पराग नलिका निकल आई है और पराग नलिका में आ जाता है जीव द्रव्य। पराग नलिका में जीव द्रव्य भर जाता है। जब पराग नलिका का निर्माण होता है आगे, तो पराग नलिका में आगे की तरफ, पराग नलिका के शीर्ष पर, ये पराग नलिका के शीर्ष पर सबसे पहले कायिक कोशिका का केंद्रक आ जाता है। कायिक कोशिका का केंद्रक यहाँ पर सबसे पहले आगे की तरफ आ जाता है और फिर इसके बाद में आता है जनन केंद्रक या जनन कोशिका। इसके बाद में आती है जनन कोशिका और ये इसका बाह्य चोल। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे इस जनन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। आगे क्या होता है, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन। तो जनन कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात इस जनन कोशिका में, ये जो आपको जनन कोशिका दिखाई दे रही है, ये जनन कोशिका है, ये है जनन कोशिका, जनन कोशिका, और नीचे वाली है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका के अलावा, ठीक है ना, ऊपर वाली कौन सी है, जनन, और नीचे वाली कौन सी है, कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका के अलावा क्या बोलते हैं, नलिका कोशिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि नलिका में है ये, नलिका केंद्रक बोलते हैं। तो नलिका के अंदर है ये, यहाँ पे इस नलिका के अंदर इसका केंद्रक उपस्थित है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, नलिका केंद्रक भी कह सकते हैं। तो जनन कोशिका में हो रहा है समसूत्री विभाजन, और जब जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा तो अब 2 नरयुग्मकों का निर्माण होगा। अब किसका निर्माण होगा, 2 नरयुग्मकों का निर्माण होगा। 2 नरयुग्मक बन गई है, ये क्या बन गए, 2 नरयुग्मक। और यहाँ पे ये क्या है, कायिक कोशिका का केंद्रक, और ये किसका निर्माण हुआ, नरयुग्मक का। ये क्या है, 2 नरयुग्मक। ठीक है, तो यह आपके नरयुग्मक है और इस पर उपस्थित है बाह्य चोल। बच्चों, ये पूरा परिवर्धन हो गया और पूरे परिवर्धन, पूरे विकास के बाद में हमने किसका निर्माण कर लिया, हमने निर्माण कर लिया नरयुग्मकोद्भिद का। ये क्या है, पूर्ण विकसित, इसका नाम है पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित नरयुग्मकोद्भिद, नरयुग्मकोद्भिद। ठीक है, या परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद। ये परिपक्व क्या है, परिपक्व नरयुग्मकोद्भिद है और इसमें नरयुग्मक उपस्थित हैं। नरयुग्मक, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम मनुष्यों के अंदर जो नरयुग्मक है वो शुक्राणु है, और शुक्राणु कहाँ उपस्थित है,
वृषण के अंदर। उसी प्रकार से यह आपका ये क्या है, युग्मकोद्भिद है ये, और इस युग्मकोद्भिद के अंदर क्या है, नर युग्मक। क्या है ये, नर युग्मक। तो यह नर युग्मक यहाँ पे बन गए और ये इसका पूरा विकास हो गया है। और ये पूरा विकास कहाँ हुआ है, वर्तिकाग्र पर हुआ है। पूरा विकास कहाँ हुआ है, वर्तिकाग्र पर। मैंने आपको कल ये बता दिया था कि ये ऊपर वाला जो विकास मैंने बताया आपको, परागण से पूर्व घटना, परागण से पूर्व घटना कहाँ हो रही है, पराग कोश के अंदर। परागण से पूर्व घटना कहाँ हो रही है, पराग कोश के अंदर। क्योंकि परागण से पूर्व जो परिवर्धन है, परागण से पूर्व परिवर्धन पराग कोश के अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है। इसलिए इसे इन सीटू परिवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, इन सीटू परिवर्धन। इसीलिए क्या कहेंगे, इसे इन सीटू परिवर्धन कहेंगे। और परागण के पश्चात, यहां पे परागण हो चुका है, तो परागण के पश्चात, परागण के पश्चात परिवर्धन कहां हुआ है, परिवर्धन, परिवर्धन कहां हुआ है, परिवर्धन वर्तिकाग्र पर हुआ है, हो रहा है, जिसे ex-situ कहते हैं। क्या कहते हैं, ex-situ परिवर्धन कहेंगे, ex-situ परिवर्धन कहेंगे, ex-situ परिवर्धन कहेंगे। तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे आपसे कि परागकण का परिवर्धन दो प्रकार का होता है। परागकण का परिवर्धन दो प्रकार का होता है। एक इन सीटू कहाँ है, पराग कोश में, और दूसरा है ex-situ। ex-situ कहां पर है, ex-situ कहां पर है, ex-situ है वर्तिकाग्र पर। तो यहां ex-situ परिवर्धन भी दो प्रकार का होता है, इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो और इन वीवो, इन विवो और इन विट्रो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन है हमारे बुकलेट्स में, कि जो आपका परागकण है उसका परिवर्धन किस प्रकार का है, इन विवो है, इन विट्रो है। तो आपको पता है कि इन विट्रो क्या है, कृत्रिम परिवर्धन है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इन विट्रो का मतलब क्या हो गया, परख नली के अंदर जो कृत्रिम दशाओं में किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो। लेकिन जो प्राकृतिक दशाओं में परिवर्धन हुआ है वो कौन सा होगा, इन वीवो। तो अगर ऑप्शन में इन सीटू नहीं है, ex-situ नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, इन वीवो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि परागकण का परिवर्धन कैसा है, इन वीवो है। ठीक, प्राकृतिक दशाओं में इसका परिवर्धन हो रहा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और अब जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हर साल बनेगा ही बनेगा, उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ। इन पर क्वेश्चन बनता ही बनता है
फॉर श्योर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस पूरे परिवर्धन में से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देख लो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा परागकण एवं युग्मक जनन है। ये पूरा का पूरा क्या है? परागकण है। ये भी परागकण है, ये भी परागकण है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये पूरा क्या है? परागकण है। तो परागकण आप 2 कोशिकीय अवस्था में और 3 कोशिकीय अवस्था दोनों में देख रहे हो। ये वाला परागकण कौन सी कोशिकीय अवस्था में है? 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 और 2। ये वाला परागकण ये पूरा विकसित हो चुका है, ये परिपक्व परागकण है वर्तिकाग्र के ऊपर। तो यह कौन सी कोशिकीय अवस्था में? 3 कोशिकीय अवस्थाओं में है। इसको लिख देती हूं कि ये जो युग्मकोद्भिद है वो कौन सी कोशिकीय अवस्था में? 3 कोशिकीय अवस्था में है। 3 कोशिकीय अवस्था में। तो आपका जो परागकण है, परागकण जब 2 कोशिकीय अवस्था में है, जब 2 कोशिकीय, मैं यहाँ पे सेल लिख रही हूं, आपको पता है सेल का मतलब कोशिका होता है। हिंदी में बताने की आपको जरूरत नहीं है, इतने तो हम समझदार होते हैं, हम हिंदी मीडियम के होते हैं और हम ऑल राउंडर होते हैं। हम हिंदी मीडियम के ऑल राउंडर होते हैं, ना तो हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है ना हिंदी में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये परागकण कैसा है? 2 कोशिकीय अवस्था में है। तो जब परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में है तो इसे 2 नाम दिए जा सकते हैं। एक तो आंशिक परिपक्व, आंशिक परिपक्व परागकण, और दूसरा इसे क्या कहा जा सकता है? दूसरा इसे कहा जाता है आंशिक परिपक्व परागकण। नहीं, इसको पूर्ण परिपक्व परागकण कहेंगे। पूर्ण परिपक्व, क्योंकि ये परागण के लिए तैयार हो गया। तो 2 कोशिकीय अवस्था में इसे क्या कहेंगे? पूर्ण परिपक्व। पूर्ण परिपक्व, परिपक्व, फुली मैच्योर, पूर्ण परिपक्व क्या है? परागकण। 2 नाम हो सकते हैं परागकण के, 2 कोशिकीय अवस्थाओं में 2 नाम हो सकते हैं, पूर्ण परिपक्व परागकण एवं और क्या हो सकता है? आंशिक परिवर्धित या परिपक्व, आंशिक परिवर्धित युग्मकोद्भिद। ठीक है, और यही परागकण जब 3 कोशिकीय अवस्थाओं में होता है, इस वाली अवस्था में, यही परागकण जब 3 कोशिकीय अवस्था में होता है तो इसे क्या कहेंगे हम? तो इसे कहेंगे पूर्ण परिवर्धित, पूर्ण परिवर्धित, परिवर्धित या परिपक्व, पूर्ण परिवर्धित या परिपक्व युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो यह चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस पर देख लेते हैं। इसको मैं यहां से इरेज कर देती हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? यहाँ छोटा सा बना देती हूँ लघु बीजाणु, ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए आपका। लघु बीजाणु, मात्र कोशिका, और इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और इससे कितनी कोशिकाएं बनी? 4। उनमें से एक की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत
छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए, इसलिए मैंने पूरा बना दिया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि पूर्ण परिवर्धित या पूर्ण परिपक्व युग्मकोद्भिद या युग्मक जनन या फिर दो नर युग्मक बनाने के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रही हूं यहाँ पे कि पूर्ण परिवर्धित युग्मकोद्भिद, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम पूरे पता रखने हैं आपको। ये पूर्ण परिवर्धित युग्मकोद्भिद या 3 कोशिकीय परागकण या युग्मक जनन या नर युग्मक बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री, कितने विभाजन की, कितने कोशिकीय विभाजन की, कितने कोशिकीय विभाजन की आवश्यकता होगी। अब मैंने इसमें सारे ले लिए, आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे आप आंसर दे दोगे। आवश्यकता होगी, कैसे भी आपको कैसे भी वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, क्योंकि होता यूं है कि हमारे बायो में हम शब्दों में ही उलझ जाते हैं। जो एग्जामिनर का काम होता है वो आपको शब्दों में उलझाने का होता है। क्वेश्चन हर बार वही होता है, लेकिन उसको चेंज करके, उसकी वर्डिंग्स को चेंज करके, उसे हर बार मॉडिफाइड करके आपके सामने डाल दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण परिवर्धित युग्मकोद्भिद क्या है? ये है पूर्ण परिवर्धित युग्मकोद्भिद या 3 कोशिकीय परागकण। 3 कोशिकीय परागकण भी क्या है? यही है, यही 3 कोशिकीय परागकण है। या फिर युग्मक जनन, ये पूरा हमने युग्मक जनन पढ़ा है, ये पूरा का पूरा युग्मक जनन है। या नर युग्मक बनाने के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होगी? तो आप बता सकते हैं एक अर्धसूत्री विभाजन तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक अर्धसूत्री विभाजन हम यहां कर चुके हैं, एक समसूत्री विभाजन यहां हो चुका है। देखिए ये एक समसूत्री विभाजन यहां हो चुका है और दूसरा समसूत्री विभाजन कहां हुआ है? यहां पर, यहां पे दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ है। आप एक बार फिर देख लो, ये अर्धसूत्री विभाजन, ये दूसरा, ये समसूत्री विभाजन और ये समसूत्री विभाजन। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? क्या आपका आंसर होगा? एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 क्या चाहिए? 2 समसूत्री विभाजन, 2 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। एक तो अर्धसूत्री विभाजन और दूसरे यहाँ पे 2 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका तैयार है। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर ये जो युग्मकोद्भिद है ये इतना हासित प्रकार का है। आवृत बीजी में युग्मकोद्भिद इतना हासित प्रकार का है कि वह किस पर निर्भर है? बीजाणुभिद पर निर्भर है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आवृत बीजी में जो युग्मकोद्भिद है वह किस पर निर्भर है? बीजाणुभिद पर निर्भर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 कोशिकीय परागकण या आंशिक परिवर्धित युग्मकोद्भिद या परागण से पहले
परागण से पहले आंशिक परिवर्धित युग्मकोद्भिद या दो कोशिकीय परागकण के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होगी? तो अब आप आसानी से बता सकते हो। एक तो अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा समसूत्री विभाजन। एक अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा समसूत्री विभाजन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ पर युग्मक जनन एवं युग्मकोद्भिद के परिवर्धन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। और जब आप एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन देने आप देखो, आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपसे कहीं पर भी इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। यहाँ तक कोई आपको डाउट, और मैं देख लेती हूँ कि कोई पॉइंट यहाँ पे आपको बताना बाकी तो नहीं रहा है। पूरे पॉइंट्स हालांकि कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिए आप, क्या ये आपको क्लियर है? क्या ये आपको क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। और एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए 60% से ज्यादा जो आवृत बीजी होते हैं, या हम ये मान के चलें कि 60% आवृत बीजी पादपों में जो परागण होता है वह दो कोशिकीय अवस्था में होता है। लिख देते हूं यहाँ पे, लगभग 60% या 60% आवृत बीजी पादपों में परागण दो कोशिकीय अवस्था में होता है, जो हमने देख लिया है। दो कोशिकीय अवस्था में होता है, ठीक है? ये दो कोशिकीय अवस्था में ही परागण होता है 60% आवृत बीजी पादपों में। और इसके बाद जो बचते हैं लगभग 40% आवृत बीजी पादपों में जो परागण होता है वह 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। कितनी अवस्था में? 3 कोशिकीय अवस्था में। तो 40% आवृत बीजी, जो बाकी के बचे आवृत बीजी पादपों में, मतलब बहुत कम पादपों में 3 कोशिकीय अवस्था में परागण होता है। देखिए, जब 3 कोशिकीय अवस्था में हो रहा है परागण, तो पराग कोश के अंदर ही यहाँ पे 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है? जो यहाँ पे हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन, यह वर्तिकाग्र पर आने से पहले ही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हर एक चीज। अब आगे देखते हैं पराग कणों के बारे में कुछ तथ्य। पराग कणों के या पराग कण से संबंधित कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। इसमें पहला है ट्रांसलेटर उपकरण या स्थानांतरण उपकरण की बात करेंगे। स्थानांतरण उपकरण, सबसे पहला बिंदु है स्थानांतरण उपकरण। बच्चों इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटर उपकरण। ये ट्रांसलेटर उपकरण हमें कौन से पादपों में देखने को मिला? देखिए आर्किडेसी फैमिली, आर्किडेसी फैमिली या फिर इसे एस्क्लीपिडिएसी भी कहा जाता है। लिख देती हूं, एस्क्लीपिडेसी।
पादपों का एक उदाहरण है आंक का पौधा। जो आंकड़े का पौधा होता है ना, आंक का पौधा जो आप देखते हो, जो हमें तो कहीं पर भी मिल जाता है क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, तो यहाँ पे कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा आसानी से। तो आर्किडिएसी या एस्क्लेपिडिएसी फैमिली का एक पादप है आंक। इसे केलोट्रोपिस भी कहते हैं बच्चों, केलोट्रोपिस। इसमें हमें स्थानांतरण उपकरण देखने को मिला। सामान्यतः जो आप देखते हो पुंकेसर, वो ऐसा होता है। सामान्य संरचना तो ऐसी होती है, अभी तक हमने तो ऐसे ही देखी है कि पुंकेसर इस प्रकार का होता है और इसके अंदर परागकण उपस्थित होते हैं। लेकिन इसका जो स्थानांतरण उपकरण होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें एक डिस्क होती है, इस डिस्क को कहा जाता है कॉर्पस्कुलम। क्या कहा जाता है? कॉर्पस्कुलम। यहाँ पे डिस्क होती है, इसे कहा जाता है कॉर्पस्कुलम। ठीक है, नॉर्मल कैसा होता है? ऐसा होता है। लेकिन कैलोट्रोपिस में कैसा है? ऐसा है जो मैं बता रही हूं। तो एक डिस्क जैसी संरचना होती है, इसे कहा जाता है कॉर्पस्कुलम, और इससे ऐसे पतली यहाँ पे तंतु समान संरचना निकलती है जिसे कॉर्डिकल कहा जाता है, जिसे कहते हैं कॉर्डिकल। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्डिकल। और नीचे यहाँ पर पराग कणों का झुंड होता है। देखो आप यहाँ पे पराग कणों का क्या है? झुंड है। तो इसे कहा जाता है परागपिंड। परागपिंड मतलब परागकण मिलकर, यहाँ पे परागकण मिलकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। परागकण मिल के क्या बना लेते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है परागपिंड। और बच्चों इसे पॉलिनियम कहा जाता है, इसे कहा जाता है पॉलिनियम, इसे कहा जाता है पॉलिनियम। अगर सिंगल होता है ना तो इसे बोलेंगे पॉलिनियम, और अगर दोनों की बात करें तो पॉलिनियम। तो ये पॉलिनियम इसमें देखने को मिलता है, और ऊपर कॉर्पस्कुलम होता है, ये बहुत चिपचिपा होता है। तो जब भी कीट आते हैं तो कीटों से ये चिपक जाता है और कीट इसे मादा पुष्प तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन में यह कार्य करता है। इस प्रकार से जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में यह स्थानांतरण उपकरण सहायक होता है, क्योंकि ये खुद, इसके जो परागकण हैं, ये खुद स्वयं मादा पुष्प पर नहीं जा सकते, तो कीटों के माध्यम से इस स्थानांतरण उपकरण को मादा पुष्प तक ले जाया जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ये है स्थानांतरण उपकरण के बारे में। दूसरी हम बात करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात करेंगे एरो एलर्जेंस के बारे में। एरो एलर्जेंस क्या होते हैं? देखो एरो एलर्जेंस, एरो एलर्जेंस, एरो एलर्जेंस नाम से पता लग गया होगा। एरो का मतलब हवा में, है ना, हवा, एयर, और एलर्जन का मतलब जो एलर्जी उत्पन्न करे, उन्हें क्या कहेंगे? एरो एलर्जेंस। तो बच्चों क्या होता है कि जब परागण का समय होता है तो बहुत सारे परागकण हवा में होते हैं, और वह हवा में उपस्थित परागकण हमारे श्वास नलिका के संपर्क में जब आते हैं तो श्वसनी शोथ या फिर श्वसन से संबंधित विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे एलर्जन के रूप में देखा जाता है कि जो परागकण है वह क्या कर रहे हैं? एलर्जी कॉज कर रहे हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को गुलाब से एलर्जी है, गुलाब सूंघते से उनको जो है छींक आती है, ऐसे कई सारे पुष्पों से एलर्जी होती है। तो इनके उदाहरण हमारे पास में जैसे पार्थीनियम, पार्थीनियम, देखिए पार्थीनियम ये भारतीय पादप नहीं है, पार्थीनियम भारतीय पादप नहीं है। जब विदेशों से गेहूं लाया गया भारत में, तो उस गेहूं के साथ में
पार्थिनियम पादप भी इंडिया में आया और जहां जहां गेहूं को उगाया गया वहां वहां पे पार्थिनियम पादप भी उगने लगे। और जब इनमें परागण होता है तो इसके परागकण हवा में फैल जाते हैं और यह एलर्जी कोस करते हैं, श्वसनी विकार उत्पन्न करते हैं। इसे कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, गाजर घास। कैरेट का मतलब गाजर और ग्रास का मतलब घास, तो इसे कैरेट ग्रास और गाजर घास भी कहा जाता है। इसे कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम है। पार्थिनियम के बारे में मैंने आपको बताया। पार्थिनियम जब गेहूं लाए गए विदेशों से हमारे देश में तो इसके साथ में पार्थिनियम आया और अब पार्थिनियम के जो परागकण हैं यह हमारे लिए एरो एलर्जेंस की तरह कार्य करते हैं। यह हमें श्वसनी विकार उत्पन्न करते हैं और अब ये पादप इतना फैल चुका है कि इसे रिमूव करना मुश्किल है। जहाँ जहाँ गेहूं की खेती होती है वहाँ वहाँ पार्थिनियम उगाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चीनोपोडियम। चीनोपोडियम के अलावा एमरैंथस, ज्वार, एम्ब्रेसिया, एम्ब्रेसिया है फीवर कोज करता है, है फीवर कोज करता है। ये शुष्क ज्वर भी इसे कहा जाता है हिंदी में। तो यह कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एरो एलर्जेंस के हैं। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है पोलन सिरप। पोलन सिरप या पोलन की गोलियां, पराग कणों की गोलियां, पराग कण गोलियां, टैबलेट्स। जो पराग कण की पोलन की टैबलेट्स होती हैं उन्हें पोलन गोलियां कहा जाता है। पोलन गोलियां। तो बच्चों पोलन सिरप और पराग कण की गोलियां, क्योंकि आपको पता है कि पराग कण बहुत ही पोषक तत्व युक्त होते हैं, उनमें काफ़ी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो पश्चिमी देशों में ऐसा चलन शुरू हुआ है कि वहाँ पर अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए वह परागण से बनी हुई गोलियां एवं पोलन सिरप का उपयोग करते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं, जो ओलंपिक्स में जाते हैं, धावक होते हैं, वह भी अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन जब ओलंपिक्स में गए थे तो वह स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा के गए थे। इससे क्या होता है कि कार्यदक्षता में कुशलता आती है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब उनका डॉप टेस्ट हुआ तो उनके जो गोल्ड मेडल है वो वापस ले लिए गए। लेकिन अब क्या करते हैं जो खिलाड़ी होते हैं वह स्टेरॉइड ना लेकर इन फूड सप्लीमेंट को लेते हैं और अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो घोड़े होते हैं जो रेस में भाग लेते हैं, जिनके ऊपर करोड़ों की बोली लगाई जाती है, उन्हें भी यह खिलाया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट। तो ये आपको याद रहेगा, पोलन सिरप। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर साइप्रेसी कुल के पादप की। बच्चों साइप्रेसी कुल का जो पादप होता है, साइप्रेसी में इसका जो पादप है, इसमें जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका इसकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पर 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन इनमें से 3 लघु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और केवल एक क्रियात्मक
लघु बीजाणु ही रहता है। तो यदि हमसे साइप्रेसी कुल में पूछा जाए कि साइप्रेसी कुल में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कितने लघु बीजाणु मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या जाएगा? केवल एक। अब बात करेंगे कि सबसे बड़ा परागण किसका होता है? सबसे बड़ा परागकण किसका होता है? सबसे बड़ा परागकण होता है मिराबिलिस जलापा का। मिराबिलिस पादप के बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। तो मिराबिलिस जो परागकण होता है वह सबसे बड़ा परागकण होता है, सबसे बड़ा परागकण। सबसे छोटा किसका होता है? मायोसोटिस। देखो नाम इंग्लिश में है, लेकिन हमें तो ऐसे कैसे याद रखना है, मायोसोटिस। याद रखने में क्या जाता है, इसको हिंदी में नहीं करने बैठेंगे। मायोसोटिस इसका नाम है, आप याद कर लो। सबसे छोटा परागकण कौन सा है? मायोसोटिस। सबसे लंबा किसका है? सबसे लंबा जोस्टेरा जो कि जलीय पादप है। जोस्टेरा जलीय पादप है, मराइन वाटर लवणीय जल में ये उगता है। ठीक है, ये एक ऐसा आवृत बीजी है जो कि लवणीय जल में उगता है, जोस्टेरा। इसके बारे में और भी ध्यान रखना है कि इसके पराग के ऊपर बाह्य चोल अनुपस्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि इसके पराग कण पर बाह्य चोल अनुपस्थित है। ठीक है, याद रह जाएंगे आपको ये सारे पॉइंट। पहला पॉइंट, स्थानांतरण उपकरण के बारे में ध्यान रखना है। किस में पाया जाता है? कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस कौन सी फैमिली से आता है? एस्क्लेपिडिएसी फैमिली से। इसमें ये स्थानांतरण उपकरण है और इसी की वजह से इसमें क्या होता है? कीट परागण। ध्यान रखना, कौन सा परागण होता है? कीट परागण। कीट परागण होता है, कीटों के द्वारा यह मादा पुष्प तक पहुंच पाते हैं। एरो एलर्जेंस के एग्जाम्पल ध्यान रखिए। एरो एलर्जेंस क्या कॉज करते हैं? श्वसनी विकार, जैसे कि अस्थमा, ठीक है, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, ऐसी चीजें। गाजर घास, चिरोपोडियम, एमरैंथस, एम्ब्रेसिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। पॉलन सिरप, परागकण गोलियों के बारे में मैंने बता दिया, इसको एज अ फूड सिरप उपयोग में लिया जाता है। साइप्रेसी कुल के जो पादप होते हैं, साइप्रेसी पादप है इसमें, तो इसमें जो बीजाणु होता है, लघु बीजाणु, वह केवल एक ही क्रियात्मक रहता है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? मिराबिलिस। सबसे बड़ा कौन सा है? मिराबिलिस। सबसे छोटा कौन सा है? मायोसोटिस परागण। सबसे लंबा परागकण कौन सा है? जोस्टेरा। अब थोड़े और पॉइंट है यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है। वायबिलिटी, पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, जिसे जीवन क्षमता कहा जाता है। पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में बात कर रही हूं। परागकण की जीवन क्षमता, जिसे वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, तो इसको समझ लीजिए क्या होता है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो बच्चों, यहाँ पर ये आपका पुंकेसर है और ये वर्तिकाग्र है। तो इस पुंकेसर के पराग कोश से जब परागकण निकलता है, तो जब तक ये जीवित रहेगा, उस जीवित रहने के दौरान ही इसे वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। उदाहरण, जैसे कि गेहूं की बात करूं मैं, गेहूं है, गेहूं के अलावा हमारे पास में चावल है, गेहूं, चावल, इनके जो परागकण होते हैं, गेहूं चावल के परागकण, इनकी जीवन क्षमता या वायबिलिटी
30 मिनट की होती है, 30 मिनट की। कहने का मतलब कि जब ये पराग कोश से निकले तो 30 मिनट के अंदर अंदर इन्हें वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना चाहिए। अगर 30 मिनट के बाद पहुंचेंगे तो परागण नहीं होगा। ठीक, इनकी जीवन क्षमता खत्म हो गई तो परागण कैसे होगा? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? जीवन क्षमता। गेहूं चावल में तो 30 मिनट की है, लेकिन याद रखना है एसेलार। एसेलार का मतलब सोलेनेसी। लेग्यूमिनेसी, इसके अलावा रोजेजी। रोजेजी में से कि गुलाब वगैरह आता है ना, रोजेजी। तो इन कुल के पादपों की जीवन क्षमता, इनके पराग कणों की जीवन क्षमता या वायबिलिटी कुछ महीनों तक होती है। अच्छा, पराग कणों की जो वायबिलिटी है वह आर्द्रता एवं तापमान से प्रभावित होती है। ध्यान रखें कि जो वायबिलिटी है पोलन ग्रेन की या पराग कण की, यह किससे प्रभावित होती है? आर्द्रता एवं तापमान से। लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं कि पराग कण की जीवन क्षमता या इंग्लिश में वायबिलिटी किससे प्रभावित होती है? आर्द्रता व तापमान से प्रभावित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रभावित होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये मुख्य बिंदु है। और लास्ट में आप देखिए, जैसे कि सीड बैंक होता है, बीजों का भंडारण किया जाता है। हम तो किसान लोग हैं, हमको पता है कि बीजों का भंडारण किया जाता है, बीजों को संरक्षित किया जाता है। उसी प्रकार से पराग कणों को भी संरक्षित किया जाता है। जो पराग कण होते हैं उनका भी भंडारण किया जाता है। तो पराग कणों का जब भंडारण किया जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? क्रायोप्रिजर्वेशन। इसे क्या बोलेंगे? क्रायोप्रिजर्वेशन। पराग कण का भंडारण, पराग कण का भंडारण, जब पराग कण का भंडारण करेंगे तो उसे कहेंगे पोलन बैंक्स। क्या कहेंगे? पोलन बैंक। ऐसे बैंक जहां पे पराग कणों को संरक्षित किया जाता है। और यह संरक्षण -196 डिग्री सेल्सियस द्रव नाइट्रोजन पर किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन पर किया जाता है। बहुत ही कम तापमान पर इन्हें संरक्षित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बच्चों, ये परागकण से संबंधित कुछ तथ्य थे जो हमें याद रखने हैं। पहला किसके बारे में बताया है? पहला बताया है मैंने ट्रांसलेटर उपकरण के बारे में। दूसरा किसके बारे में बताया? एरो एलेजेंस के बारे में। तीसरा मैंने आपको बताया कि साइप्रेसी कुल में यहाँ पर एक लघु बीजाणु ही क्रियात्मक रहता है। चौथा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो पराग कण हैं उनकी जीवन क्षमता क्या होती है। और मैंने आपको ये भी बताया कि सबसे बड़ा परागण कौन सा है? जोस्टेरा का। सबसे छोटा किसका है? सबसे लंबा किसका है? जोस्टेरा का। सबसे बड़ा किसका है? मिराबिलिस का। और सबसे छोटा किसका है? मायोसॉर्टिस का। और जीवन क्षमता और पोलन बैंक से संबंधित यहाँ पे कुछ चीजें बताई हैं। होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। और अब नेक्स्ट क्लास में हम मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। मादा जननांग में हम देखेंगे कि जायांग क्या होता है, स्त्री केसर अंडप क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है और उसके क्या भाग होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।